नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पीवाईक्यू स्पेशल में आपका फिर से स्वागत है। हम घटना चक्र सीरीज जो कि सिविल सर्विसेज के लिए सबसे महत्वपूर्ण बुक है, उसमें भूगोल की घटना चक्र पढ़ रहे थे और आज हमारा टॉपिक है शुक्र ग्रह के बारे में। इस वीडियो में हम शुक्र ग्रह और अपनी पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं शुक्र के बारे में, फिर पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। तो पहले शुक्र का नोट्स, फिर इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए चालू करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र को अंग्रेजी में वीनस कहते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह होता है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, साय का तारा यानी शाम का तारा कहते हैं। सूर्य जो है शुक्र ग्रह की दूरी लगभग यानी सूर्य से शुक्र कितना दूर है, तो सूरज से शुक्र की जो दूरी है वो लगभग 108 मिलियन किलोमीटर है। अगर बात करें तो सूर्य से दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है, यानी सबसे निकट तो बुध है। बुध के बाद शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है। शुक्र जो होता है सूर्य के चारों ओर लगभग 225 पृथ्वी दिवसों में, यानी कहने पृथ्वी के कितने दिन होते हैं, 225 दिन या 224 दिन, इतने दिनों में किसका एक चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी सूरज के चक्कर 365 दिन में लगाती है और ये कम दिनों में लगा लेता है। कितना? 225 दिनों में। क्यों? क्योंकि ये नजदीक है, इसकी कक्षा होती है छोटी। वर्तमान समय में सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र ही होता है। इसका औसत तापमान 737 केल्विन या कहें 464 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। शुक्र अन्य ग्रहों की सामान्य दिशा के समान सूर्य का पश्चिम से पूर्व की दिशा में परिक्रमण करता है। यानी जो परिक्रमण करता है, ये अगर मान लीजिए सन है तो ये जो परिक्रमण करता है ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ऐसे करके ऐसे पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर करता है। शुक्र अपने अक्ष पर, लेकिन जो अपने अक्ष पर है वो विपरीत दिशा में नापता है। जो पृथ्वी होती है अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर नाचती है, लेकिन शुक्र होता है अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में परिभ्रमण करता है। तो शुक्र के बारे में देख रहे हैं, ये दूसरा ग्रह है बुध के बाद में सबसे नजदीक शुक्र उससे। ये क्या होता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका आकार वाकार लगभग पृथ्वी के बराबर ही होता है। अगर बात करें तो ये सबसे चमकीला ग्रह होता है। चमकीला क्यों होता है? क्योंकि इसके वायुमंडल में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ही पाई जाती है। आप जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हमारे यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ की गर्मी बढ़ रही है। और मान लो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो यहाँ की गर्मी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। गर्मी बढ़ जाएगी तो चमकने लगेगी चीजें, यानी ज्यादा एनर्जी स्टोर हो जाएगी। हर चीज तपती अवस्था में रहेगी। मान लो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड में तप जाता है, अगर 464 डिग्री, ये जितना होता है 464 डिग्री, उतना अगर कोई चीज हो जाएगी तो कितनी गर्म हो जाएगी, कितने ज्यादा चमकने लगेगी। तो जो सूर्य की सतह होती है वहां का टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण हमेशा अधिक रहता है। इसका एवरेज जो टेम्परेचर होता है वो 464 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। देखिए जो शुक्र ग्रह होता है ये रात में या दिन में नहीं दिखता कि बहुत रात 12 बजे आप देख रहे हो या दिन के 12 बजे देख रहे हो तो नहीं दिखाई देगा। जब सुबह होने वाली होगी, जैसे आप पूरब की तरफ कहीं घूमने जाइए, मतलब मॉर्निंग वॉक में, तो आप पूरब की तरफ देखिए, तो जब सुबह होने वाली होगी तो उसके जस्ट ऊपर सूरज निकलने से पहले सूरज के मतलब कि वो पूरब साइड ही होता है, तो इसीलिए इसको भोर का तारा कहते हैं। और क्या होता है, जब शाम होने वाली होती है, ठीक है, तो जब शाम हो जाती है, सूरज डूब जाता है, तो उसके बाद ये दिखाई देता है, इसीलिए इसको सांझ का तारा यानी इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। ठीक है, ये इसलिए कहा जाता है। अगला अगर पॉइंट की बात करें तो सूर्य ग्रह पर वायुमंडल के प्रमाण उपलब्ध है। वायुमंडल है, कार्बन डाइऑक्साइड है। शुक्र के वायुमंडल में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का ही संकेंद्रण पाया जाता है तथा इसके सतह का औसत तापमान 464 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस कारण सूर्य पर प्रेशर कुकर की दशा के समान हमेशा इसका रहता है। यानी सोचिए 464 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी उबल जाता है, तो ये हमेशा इतना टेम्परेचर रहता है जितना प्रेशर कुकर के अंदर होता है। उपर्युक्त कारणों से अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो वहाँ पे जीवन की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। बुध के समान शुक्र का भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। जो मैगलन नामक अंतरिक्ष यान जो था वो मैगलन मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर 89 में भेजा गया था। ये एक डीप स्पेस मिशन था। मैगलन ने एक जो सैटेलाइट भेजा था इंसानों ने उसके बारे में पता करने के लिए, मैगलन ने अपने रडार मैपिंग का जो पहला 243 दिन का जो चक्र था 1991 में पूरा किया। यानी रडार मैपिंग का पूरा जो चारों तरफ से उसका चक्कर काट के फोटो लेगा तो समय तो लगेगा, तो जो पूरा चक्र काटने में इसको समय लगा 243 दिन का लगा, जो मैगलन भेजा गया था सूर्य की को अवलोकन करने के लिए। शुक्र की सतह का 83.7%
पहला स्पष्ट दृश्य प्रदान किया। किसने प्रदान किया? ये जो मैगलन भेजा गया था 243 दिन तक इसने इसकी फोटो खींची, इसका अवलोकन किया अपने रडार से, फिर 83.7% इसका दृश्य भाग को दिखाने वाला एक चित्र खींचा। इसने शुक्र के चारों ओर वर्ष 90 से 94 के दौरान परिक्रमा लगाया। इसका नामकरण 16वीं, जो मैगलन का नामकरण कैसे हुआ था, 16वीं सदी के एक पुर्तगाली खोजकर्ता थे फर्डिनेंड मैगलन के नाम पे रखा गया था। तो इस तरह इसके नोट्स हो गए। अब इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र होता है। इसका औसत तापमान 464 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। गर्म क्यों होता है? क्योंकि इसके वायुमंडल में ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार किसको कहते हैं? शुक्र को कहा जाता है। ठीक है। इसका जो घनत्व होता है, बृहस्पति ग्रह होता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। शनि होता है घनत्व, शनि का घनत्व सभी ग्रहों में सबसे कम होता है। शनि का अगर बात करें तो ये जल में डाल दो तब भी नहीं डूबेगा, जल से भी घनत्व कम है। निम्नलिखित में से किसको भोर का तारा कहते हैं? तो भोर का तारा उसी को शुक्र को कहा जाता है। सबसे ज्यादा चमकीला होता है। चौथा नंबर, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। अगला अगर बात करें 5वां नंबर, वीनस या शुक्र कहें तो इस पे मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है। क्यों? क्योंकि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक उच्च स्तर पर पाई जाती है और इसी वजह से वहां पर गर्मी रहती है। तो दोनों बात सही है और सही इसकी व्याख्या भी हो रही है। 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह के लिए भेजा गया था? तो शुक्र का अवलोकन करने के लिए भेजा गया था। तो इस तरह से हमारा जो शुक्र से संबंधित टॉपिक था वो पूरा हो गया। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी से संबंधित टॉपिक। तो पृथ्वी में सबसे पहले नोट्स, फिर इसका क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी पृथ्वी है वो कौन सा ग्रह है? जैसे यहाँ पे सूरज हो गया, फिर बुध आ गया, फिर शुक्र आ गया, फिर पृथ्वी आ गई। तो इस तरह से हमारा तीसरा ग्रह हो जाता है, दूरी के हिसाब से सूर्य से आ जाता है। ये सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह हमारा अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, जिस पर जीवन मतलब है, बाकी किसी पर जीवन संभव नहीं है। तो ये हो जाता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे करके होते हैं। ठीक है। तो ये दूरी के हिसाब से सूर्य से कौन सा ग्रह होता है? ये होता है तीसरा ग्रह। आकार के हिसाब से कौन सा ग्रह होता है? तो आकार के हिसाब से जैसे सबसे बड़ा तो बृहस्पति होता है। ठीक है, बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, ये 4 ग्रह हो गए। फिर 5वां ग्रह हमारा पृथ्वी होता है। ठीक है, आकार के हिसाब से हमारा पृथ्वी कौन सा ग्रह है? तो 5वां ग्रह होता है। तो चलिए इसके बारे में बहुत सारी मतलब जानकारियां हैं, कैसे दिन और रात होते हैं, कैसे मौसम बदलता है, कब कब ऐसी तिथियां आती हैं या ऐसा समय आता है जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, कब कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, कब 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 विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, और इनका प्रभाव उत्तरी गोलार्ध पर क्या पड़ता है, दक्षिणी गोलार्ध पर क्या पड़ता है। इन्हीं सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। तो पहले इसका नोट्स पढ़ेंगे, बाद में इसके क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। जो पृथ्वी है हमारी प्यारी सी, सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा और सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये सूर्य, मंगल, ये शुक्र और मंगल के मध्य में स्थित है। यानी क्या होता है? शुक्र और मंगल के मध्य में स्थित है। पृथ्वी पर जीवन इस पर पाई जाने वाली पारिस्थितिकी का कारण होता है। यानी जो यहाँ पे इकोसिस्टम पाया जाता है उसी के कारण यहाँ पे जीवन पाया जाता है। यहाँ के इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी के कारण ही पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट या हरे ग्रह की संकल्पना दी जाती है। हरे ग्रह मतलब जहाँ पे जीवन है। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि अंतरिक्ष से अगर देखोगे पृथ्वी को तो जो पूरा पूरा समुद्र है, और समुद्र जो आकाश होता है ये सब नीले रंग को ज्यादा अवशोषित कर लेते हैं, नीला रंग ज्यादा विकिरणित हो जाता है, तो ये नीलों को अवशोषित कर लेते हैं। तो हमारी पृथ्वी बाहर से देखने पर नीली नीली नजर आती है। तो इसीलिए इसको नीला प्लेनेट या नीला ग्रह भी कहते हैं। लेकिन हरा प्लेनेट कैसे कहते हैं? ग्रीन प्लेनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहां जहां जीवन की संभावना होती है, ये जीवन है पृथ्वी पर, इसलिए इसको ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है। तो आपने सुना होगा कभी कभी ग्रीन प्लेनेट यहाँ पे कहा जा रहा है क्योंकि पृथ्वी पर जीवन संभव है इसकी पारिस्थितिकी के कारण। जबकि नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो पृथ्वी है अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण पृथ्वी के सतह का लगभग 70% या कहे 71%, 70.8% भाग पर महासागरीय जल के विस्तार के कारण पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट की संज्ञा दी जाती है, नीला ग्रह कहते हैं। अगली बात करें तो यूनानी एक दार्शनिक थे अरस्तु। इनके बारे में बहुत सुने होंगे, कहीं ना कहीं सुने जरूर होंगे। इन्होंने अपनी एक पुस्तक उस समय लिखी थी, सोचिए ईसा पूर्व 3री सदी में। पुस्तक का नाम था
ऑन द हेवेंस। इसके क्या कहते हैं, इसमें इन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया था कि पृथ्वी क्या है, गोलाकार है। हालांकि अब पता चल गया है कि पृथ्वी जो है वो पूरी तरीके से गोलाकार नहीं है, बल्कि ऐसे दीर्घवृत्ताकार है, ऐसे इस आकार में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी चपटी है, और जैसे पहाड़ वगैरह होते हैं तो वहां पे थोड़ी सी उठी हुई है। तो यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने बता दिया था 3री सदी ईसा पूर्व, 4वीं सदी ईसा पूर्व की जो पृथ्वी है वो गोलाकार है, स्फेरिकल है। अगर बात करें, परंतु सर्वमान मतलब ये पता चल गया है, मान यह है कि पृथ्वी घूर्णन के कारण विषुवत रेखा पर कुछ उभरी और ध्रुवों पर कुछ चपटी है। यानी पृथ्वी इतनी तेजी से घूम रही है, जैसे ये पृथ्वी हो गई ऐसे पश्चिम से पूर्व की तरफ इतनी तेजी से ऐसे 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 नाच रही है कि जैसे नाच रही है। अब ये हो गए ध्रुव हो गए, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे नाच रही है तो ये जो क्षेत्र होगा यहाँ पे अब केंद्रीय बल ज्यादा लगेगा, बाहर की ओर की नहीं लगेगा। तो इसी की वजह से यहाँ पे ज्यादा मटेरियल आ गया है, यहाँ पे उभरी हुई हो गई है, यहाँ पे धस गई है, ठीक है, यहाँ पे धस गई है। तो होता क्या है, कह रहा है, परंतु यह सर्वमान्य है कि पृथ्वी घूर्णन के कारण इतनी तेज से ऐसे ऐसे घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर कि घूर्णन के कारण विषुवत रेखा पर कुछ उभरी है और ध्रुवों पर कुछ चपटी है। क्यों विषुवत रेखा पर उभरी है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल, यानी जो बाहर की ओर, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, सॉरी, बाहर की ओर घूमने के कारण तेजी से गेंद की तरह घूम रही है। तो बाहर की तरफ क्या हो रहा है, बाहर की तरफ अब केंद्रीय बल लग रहा है, तो इसका पदार्थ बाहर की तरफ ऐसे विषुवत रेखा पर आ रहा है, जिसकी वजह से विषुवत रेखा पर उभरी हो गई है, वहां पे इसकी जो परिधि है वो ज्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है। जिस कारण से इसकी आकृति लध्वज, गोलाभ या ओवलेट स्फेरॉइड की तरह हो गई है, ठीक है। ओवलेट कह रहा, ओवलेट स्फेरॉइड यानी लध्वज गोलाभ, गोलाभ का मतलब होता है ऐसी संरचना, ठीक है। यहाँ पे चपटी, यहाँ पे थोड़ी सी उभरी हुई, सर्वाधिक निकट है, इस तरह की पाई जाती है। पृथ्वी के अपने विशेष आकृति के कारण ही इसे पृथ्वाकार या जियोट भी कहा जाता है। जियोट का मतलब होता है, देखिए देख लीजिए पृथ्वी कैसी है, तो पृथ्वी देखा जाए तो ऐसी है, असल में हमारी पृथ्वी ऐसी है। देखो गोलाकार होना चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए, यहां से लेके पूरा ऐसे करके ऐसे ये गोला होना चाहिए, ठीक है, ये पूरा गोला होना चाहिए, लेकिन ऐसी नहीं है। ऊपर देखिए यहाँ पे थोड़ी सी ऐसे चपटी है, फिर नीचे भी चपटी है, और यहाँ से थोड़ी निकली हुई है, क्योंकि जो पर्वत होते हैं वो ऐसे करके, जैसे ये गोला हो गया तो यहाँ से पर्वत ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो ये पर्वत निकला हुआ है, तो यहाँ पे तो उभर जाएगा, लेकिन पृथ्वी का जो वृत्त है यहाँ से जा रहा है, तो पृथ्वी का जो असली में आकार है ये वाला दिया हुआ है, वही यहाँ पे कहा जा रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगले अगले पॉइंट की बात करें तो जो हमारी पृथ्वी है अपने अक्ष पर 23.5 अंश यानी 23 मिनट 30 मिनट लगभग झुकी हुई है। अब कितनी झुक गई है? 23 अंश 44 मिनट। ये नई रिसर्च है, पता नहीं क्यों झुक गई, लेकिन झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23 अंश 30 मिनट झुकी हुई है। अपने अक्ष पर एक चक्कर को पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन, यानी अपने अक्ष के सहारे, जैसे पृथ्वी है तो ये पृथ्वी हो गई, तो ये पृथ्वी की अक्ष हो गई, तो ऐसे नाच रही है पृथ्वी ऐसे करके, ठीक है। तो अपने अक्ष के सहारे अगर बात करें तो पृथ्वी का जो घूर्णन है, जो नाच रही है, यह भू परिभ्रमण कहलाता है। परिभ्रमण या भू परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। तो दिन रात कैसे होते हैं देख लियो, भू परिभ्रमण के कारण। तो देखिए ये हो गया सूरज हमारा, ठीक है, ये सूरज हो गया। अब पृथ्वी ऐसे करके ऐसे नाच रही है, ठीक है, ऐसे नाच रही है, देखिए इधर से इधर की तरफ नाच रही है। तो जो भाग सूर्य की तरफ होगा वहां पे दिन होगा, अमेरिका वगैरह जो सूर्य की तरफ नहीं होंगे वहां पे रात होगी। इसके कारण पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष, ये अक्ष मान लो, तो इसके आसपास जैसे ऐसे गेंद ऐसे नाच रही है, तो अपने अक्ष के आसपास या परितः नाचने की जो गति होती है उसको घूर्णन गति या परिभ्रमण गति कहा जाता है। उसी के कारण दिन और रात होते हैं। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो भू परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि जो भाग सूर्य की ओर पड़ता है उस पर दिन होता है, और जो पीछे वाला भाग होता है वहां पर रात होती है, और यही क्रम चलता रहता है, ठीक है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर साथ ही साथ ये गति तो करती है अपने अक्ष पे, साथ ही साथ क्या करती है, जैसे ये सूरज हो गया, सन हो गया, तो इसके आसपास भी ऐसे करके नाचती है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में नाचती है। यानी कभी पृथ्वी पास में आ जाएगी और कभी दूर में चली जाएगी। ऐसे सूर्य के आसपास भी नाचती है, अपने अक्ष पे भी ऐसे नाचती रहती है, और साथ ही साथ सूर्य के आसपास भी चक्कर लगाती है। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उससे क्या होती है, ऋतुएं बदलती हैं। देखिए कभी दूर चली गई। तो अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो कह रहा है पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो झुकाव है तथा इसका दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमण, इसके कारण मौसम परिवर्तन होते हैं। यानी जो हमको देखते होंगे, कभी ठंडी पड़ जाती है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाती है, कभी बारिश आ जाती है,
तो ये जो मौसम में परिवर्तन होता रहता है बहुत ज्यादा, तो ये कैसे होता है? एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और दूसरी चीज ये दीर्घवृत्तीय कक्षा में सूर्य का परिक्रमण कर रही, इसी वजह से मौसम में परिवर्तन होते हैं। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। समझने के लिए इस मैप को देखते हैं, इस चित्र को देखते हैं। अब चित्र में देखिए, सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही। देखो ये बीच में सूर्य हो गया और इसके आसपास ये चक्कर लगा रही। तो इसमें एक चीज दिख रही होगी कि कभी क्या कहते हैं, ये होता है कभी ये ये सूरज है, मान लो ये बीच में जैसे सूरज स्थित है, तो सूरज की अलग, चूंकि ये अपनी पृथ्वी जो है वो 23.5 अंश देखिए झुकी हुई है, ऐसे झुकी हुई है। हर एक स्थिति में जो नाचते हुए ऐसे झुकी हुई होना चाहिए था सीधा, ठीक है, लेकिन वो झुकी हुई है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, कभी कभी एक ऐसी स्थिति आती है, देखिए सूर्य की रोशनी इसके दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा फोकस है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत पड़ रही होती है। कभी क्या होता है, इसके उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ रही होती है झुके होने के कारण। और दो स्थितियां ऐसी आती हैं जब घूमते घूमते जाती है, तो जैसे जब नीचे सूर्य की किरणें पड़ रही होती है, ठीक है, फिर जैसे सूर्य की किरणें हैं, जैसे ये पृथ्वी मान लो, ये विषुवत रेखा मान लो, ये कर्क रेखा मान लो 23.5 डिग्री पर, और 23.5 डिग्री पर यहाँ पे मकर रेखा मान लो नीचे। तो जो सूर्य की किरणें होती हैं वो यहाँ पे होती हैं विषुवत रेखा पर, ठीक है, विषुवत रेखा पे है, मान लो यहाँ पे ये विषुवत रेखा पर लंबवत ऐसे चमक रही है, यहाँ पे भी विषुवत रेखा पे चमकती हैं, तो ये जैसे विषुवत रेखा पर लंबवत चमक रही है। फिर क्या होता है, कर्क रेखा पर लंबवत चमकने लगती हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक जब सूर्य आएगा तो देखिए ऊपर की तरफ सूर्य की रोशनी फोकस हो गई, तो कर्क रेखा पर लंबवत चमकने लगेगी यहाँ ऊपर साइड में। फिर सूरज ऐसे करके ऐसे नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, फिर विषुवत रेखा पर लंबवत चमकने लगेंगी, यहाँ पे विषुवत रेखा पर लंबवत चमकने लगेगी। फिर क्या होगा, फिर जैसे आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, फिर से मकर रेखा पर, फिर मकर रेखा पर लंबवत चमकने लगेगी। फिर ऐसे करके जब एक चक्कर पूरा कर लेगी अपना, तो फिर देखिए विषुवत रेखा पर लंबवत चमकने लगेगी। इस प्रकार से आप देखते हैं कि कभी 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 क्या होता है, जो सूर्य की रोशनी होती है कभी कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है, कभी मकर रेखा पर लंबवत चमकती है यहाँ पर, कभी कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है। ऐसी स्थिति में होता क्या है, जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत चमकेंगी, यानी कर्क रेखा पर लंबवत चमकेंगी, तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी, यहाँ पे गर्मी वाला मौसम होगा। और जब इसी समय क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पहुंचेंगी, कम पहुंचेंगी, तो इसलिए यहाँ पे ठंडी होगी। और इसी समय जब क्या कहते हैं, ये समय आएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य की किरणें लंबवत पहुंचेंगी तो उत्तरी गोलार्ध में तिरछी पहुंचेंगी। इसकी स्थिति में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में ठंडी होगी। इसीलिए आपने देखा होगा दिसंबर के महीने में हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी होती है, और गर्मी के महीने में जब जून चल रहा होता है 20-21 जून, तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है। साथ ही साथ दो समय ऐसे भी आते हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो यह 20 या 21 मार्च का समय होता है, और सितंबर में होता है ये 22 सितंबर से 23 सितंबर के बीच का ये समय होता है। कम कम लिया यह जाता है ज्यादातर 21 मार्च और 23 सितंबर। ये जो तिथियां होती हैं, इसमें क्या होता है कि दिन और रात बराबर होते हैं। तो जो दिन और रात बराबर होते हैं इसको क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है, इक्विनॉक्स कहा जाता है, जब दिन और रात बराबर होते हैं। साथ ही साथ 20 जून या 21 जून की तिथि होती है, इसी में से कभी 20 हो जाएगी, कभी 21 हो जाएगी। इस तिथि को क्या होता है, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। साथ ही साथ 22 दिसंबर या 21 दिसंबर का जो समय होता है, इसमें सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। तो जब नीचे लंबवत चमकेगा तो नीचे ज्यादा गर्मी होगी, ऊपर ठंडी होने लगेगी, ठीक है, और जब ऊपर लंबवत चमकेगा तो ऊपर ज्यादा गर्मी होगी, नीचे ठंडी होने लगेगी। तो यही होता है मौसम परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण होता है। तो जो मौसम में परिवर्तन होता है इसी वजह से होता है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए परिक्रमा करता है। इसकी दोनों ही समय अवधियां लगभग समान होती हैं। यानी कहने का मतलब है, जितने समय में जो चंद्रमा है, अब चंद्रमा अपने चारों ओर भी चक्कर लगा रहा होगा, यानी परिभ्रमण गति कर रहा होगा। और एक तरफ क्या होता है कि ये जैसे ये पृथ्वी हो गई, ये अर्थ हो गई, तो अर्थ के चारों ओर भी तो चक्कर लगा रहा है। तो चारों ओर चक्कर लगाने में जितना समय लेता है ऐसे करके एक चक्कर, उतना ही ये अपनी परिधि का भी चक्कर लगाने में लगभग लगभग उतना ही समय लेता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो चंद्रमा होता है उसका लगभग एक ही सिरा लगभग लगभग हमेशा दिखाई देता रहता है। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए परिक्रमा करता है। इसकी दोनों ही समय अवधियां लगभग समान होती हैं। इसी कारण पृथ्वी से चंद्रमा का सदैव 59% भाग एवं समान भाग दिखाई पड़ता रहता है। एक ही भाग दिखाई पड़ता है, दूसरा नहीं दिखाई देता। अगले महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो 21 मार्च और 23 सितंबर ये जो तिथियां होती हैं एवं उसके निकटतम तिथि
को सूर्य 2 बार विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। जबकि 21 मार्च से 23 सितंबर की बात करें, 21 मार्च से 23 सितंबर की अगर बात करें, तक सूर्य विषुवत रेखा एवं कर्क रेखा के बीच में 6 महीने रहता है। इसी समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अधिक तिरछी पड़ती हैं। ठीक है। इसके विपरीत अगर दूसरी तिथियों की बात करें तो 23 सितंबर से 21 मार्च तक की बात करें तो 6 महीने का जो समय होता है सूर्य विषुवत रेखा से मकर रेखा के बीच में रहता है। और इस समय दक्षिणी गोलार्ध में, इस समय क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इस समय सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा तिरछी पड़ती हैं। सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण या कहें कम पड़ने के कारण पृथ्वी के चमकने वाले गोलार्ध के विपरीत जो पृथ्वी का जो चमकने वाला गोलार्ध है, जहां पे पृथ्वी की रोशनी, सूर्य की रोशनी पड़ रही है, उसके विपरीत वाला जो गोलार्ध होता है, इसके ध्रुवों पर 6 महीने तक अंधेरा रहता है। तो आप देख रहे होंगे कि ये 6 महीने तक देखिए यहां से यहां आ जाता है। जैसे यहां देखिए, ये जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य लंबवत चमक रहा है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये यहाँ पे ये उत्तरी गोलार्ध में देखिए दिन रहता है। अभी अगर बात करें तो 21 जून और एवं उसकी निकटतम तिथि को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। जब 21 जून के डेट आती है तो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहा जाता है, इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत या समर सोलस्टाइस कहा जाता है। क्योंकि हम जानते हैं उत्तरी गोलार्ध में जब 21 जून चल रहा होता है तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है। हमारे यहाँ पे गर्मी है, इसीलिए हमको कह दिया, हमने इसको कह दिया कि ग्रीष्म अयनांत इसी समय को कहते हैं। ठीक है। जबकि 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है और इस स्थिति को शीत अयनांत या विंटर सोलस्टाइस कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष की समानांतरता, यानी पृथ्वी के अक्ष की समांतरता से आशय होता है कि जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तब पृथ्वी का अक्ष अपने पहले स्थिति के सापेक्ष समांतर एवं समान कोण पर झुका हुआ होता है। तो ये जो कहा जा रहा है, इसका मतलब पृथ्वी के अक्ष की समांतरता, इसका आशय क्या होता है कि पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी के अक्ष की समांतरता का मतलब ये होता है कि हमेशा हमेशा जो पृथ्वी अक्ष रहता है वो एक ही समान कोण पर झुके हुए पृथ्वी के सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। चाहे यहाँ पे पहुंचे, चाहे यहाँ पे पहुंचे, चाहे यहाँ पे पहुंचे, हर जगह में समान कोण यानी कि 23.5 डिग्री अपने अक्ष से झुकी हुई रहती है। इसीलिए इसी को कहा जा रहा है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पृथ्वी के अक्ष की समांतरता कहा जा रहा है। इसी से आशा है पृथ्वी के अक्ष की समांतरता से आशा है पृथ्वी जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तब पृथ्वी का अक्ष अपने पहले स्थिति के सापेक्ष समांतर रहता है और उसी कोण पर झुका हुआ रहता है। अगला अगर बात करें तो 45 डिग्री जो अक्षांश रेखा होती है, विषुवत रेखा एवं ध्रुवों के मध्य भाग से होकर गुजरती है। ये cos 45 बराबर 0.0707, ये cos 45 का कुछ मान होता है। अतः इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये गणित के सूत्र से निकाला जाता है। यानी 45 डिग्री जो होती है, जैसे ये पृथ्वी मान लो, ठीक है, ये 0 डिग्री मान लो, यहाँ पे 30 डिग्री मान लो या 23 डिग्री मान लो, ठीक है, यहाँ पे 45 डिग्री मान लो, यहाँ पे 60 डिग्री मान लो, तो इसकी 45 डिग्री मान लो। अब ऐसे ही दक्षिण में चले जाओ, ऐसे करके फिर यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो इन सभी जैसे विषुवत रेखा वाली होगी, जो परिधि होगी चारों ओर, इसकी भी कुछ लंबाई होगी, इसकी भी कुछ लंबाई होगी, अगर चारों ओर से नाप लिया जाए इसकी भी लंबाई होगी। तो कह रहा है cos 45 से इसकी लंबाई निकाल लिया है कितनी होती है, तो उसी के बारे में बात हो रही है। तो देखेंगे cos 45 अंश रेखा विषुवत रेखा एवं ध्रुवों के मध्य से होकर गुजरती है और cos 45 बराबर जो cos 45 का होता है कितना होता है 0.707। अतः इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इससे गुणा करके निकाल लिया कि जहां पे 45 अंश अक्षांश है उसकी लंबाई कितनी होगी, गोले के चारों ओर अगर ऐसे करके यहाँ पे 45 अंश जा रहा है, इसको चारों ओर घुमा देंगे तो कितना लंबा हो जाएगा, ये लंबाई हो जाएगी 28,333 किलोमीटर के लगभग हो जाएगी। जबकि विषुवत रेखा की लंबाई कितनी होती है, विषुवत रेखा की लंबाई जो चारों, इसकी लंबाई होती है 40,090 किलोमीटर के लगभग होती है। यह विषुवत रेखा की आधी नहीं है, 45 वाली आधी नहीं है, लेकिन अधिक है। आधी कौन होती है, 60 डिग्री वाली जो रेखा होती है वो विषुवत रेखा की आधी होती है। यानी अगर बात करें तो जो विषुवत रेखा जितनी लंबी होती है उतनी 60 डिग्री वाली, जैसे ये विषुवत रेखा है, यहाँ पे 30 डिग्री वाली, यहाँ 45, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो रेखा होती है वो 60 डिग्री वाले की दुगनी होती है। यानी अगर ये 1 हो जाएगी तो ये 2 हो जाएगी, ठीक है, ऐसे करके होती है। यानी 60 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा की आधी होती है, ठीक है, ये कहा जा रहा है। जिसका
जो कोसाइन होता है ये मैथ से निकाला जाता है, इतना इसमें घुसने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखा कि कौन आधी होती है, कौन बड़ी होती है, कौन लंबी होती है, जिसका कोसाइन यानी cos 60 0.5 होता है। पृथ्वी पर विषुवत रेखा की परिधि लगभग कितनी होती है? 40,090 होती है। ये देखिए दिया है, पृथ्वी पर विषुवत रेखा की परिधि लगभग 40,090 किलोमीटर होती है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना होता है? तो पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास लगभग, भूमध्य रेखा पे जो व्यास है वो कितना है? 12,800 किलोमीटर है। व्यास क्या होता है? व्यास का मतलब होता है जैसे ये गोला खींच दिया, ये त्रिज्या हो गई, तो ये जो दूरी होती है इसको व्यास कहते हैं। विषुवत रेखा दूसरी होती है, जैसे ये गोला मान लिया और इसके चारों तरफ घुमा के नाप लो, वो हो गई उसकी विषुवत रेखा की लंबाई हो गई। लेकिन व्यास का मतलब होता है त्रिज्या को दोनों तरफ से त्रिज्या को जोड़ दिया जाए, उसको मतलब गोलों के दो बराबर भागों में गोले को बांट दिया जाए, तो वो होता है व्यास। तो व्यास की लंबाई 12,800 किलोमीटर होती है, लगभग 12,756, उसी को 800 कह देते हैं। ठीक है, अगर बात करें, अगले पॉइंट की बात करें, तो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्री बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। इसी बल के प्रभाव के फलस्वरूप विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार सबसे कम होता है। यानी कहने का मतलब है जैसे पृथ्वी ऐसे घूम रही है, मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी ऐसे घूम रही, तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे बल जो है ज्यादा लगता है बाहर की तरफ, गुरुत्वाकर्षण बल ऐसे करके यहीं पे, इसीलिए जो गेंद होती है ये वाली भाग पृथ्वी का उभरा हुआ हो जाता है, इसीलिए ये परिधि भी यहाँ पे लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे बाहर की तरफ जो होता है, बाहर की तरफ अपकेंद्री बल ज्यादा लग रहा होता है, सॉरी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, बाहर की तरफ जो लग रहा होता है, जैसे कोई चीज केंद्र में ऐसे गोलाकार में घूम रही है, तो उसमें बाहर की ओर बल लगता है चारों दिशाओं में, तो उसको अपकेंद्री बल कहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो अपकेंद्री बल लगता है वो विषुवत रेखा पर ही लगता है। तो विषुवत रेखा पर जब ज्यादा बल बाहर की तरफ लगेगा तो नीचे की तरफ जो दबाव होगा, जो भार होगा, वो कम हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का जो भार होता है वो कम होता है और ध्रुवों पर अधिक होता है। तो इसी बल के प्रभाव के फलस्वरूप विषुवत रेखा पर किसी पिंड का जो भार होता है सबसे कम होता है। और अगर बात करें तो उच्च अक्षांशों पर, जैसे ध्रुवों की तरफ जाने पर उसका भार बढ़ता जाता है, ध्रुवों पर भार सर्वाधिक होता है। पृथ्वी का सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाना क्या कहलाता है? एक होता है भू परिभ्रमण, एक होता है परिक्रमण। तो परिक्रमण का मतलब होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, परिभ्रमण का मतलब होता है अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाना। तो पृथ्वी का सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाना क्या कहलाता है? भू परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन, या कहें 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकेंड का समय लगता है। ये मतलब एग्जैक्ट वैल्यू है, लिखा जाता है इसीलिए जो 365 सही 1/4 दिन इसीलिए लिखा जाता है, क्योंकि इसका मतलब होता है लगभग लगभग 6 घंटे लग जाते हैं। 6 घंटे बराबर 25% के बराबर होगा कि नहीं होगा? 6 चौको 24। इसे सौर वर्ष कहा जाता है, यानी सौर वर्ष, एक वर्ष में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा लेती है इतने समय में। सौर वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष इसे सौर वर्ष कहा जाता है। सौर वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष एक वसंत विषु से दूसरे वसंत विषु के बीच के बराबर होता है, यानी एक वसंत विषु से दूसरे वसंत विषु के बराबर होता है। ठीक है, विषु का मतलब होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं। ट्रॉपिकल वर्ष सामान्यतः 365.24 दिनों का होता है। सामान्यतः देखें तो कैलेंडरों में प्रयोग होने वाले वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है, जिसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.2 सेकंड होते हैं, या 365.242 दिन होते हैं। लगभग ये मोटा माटी इतना याद कर लीजिए कि 365 दिन और 6 घंटे या 365.25 दिन, लगभग इतना लगता है। वर्ष 2000 में अन्य सामान्य वर्षों की तुलना में लगभग 5 मिनट की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इससे 365 दिन यानी 2005 में 5 मिनट की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, यानी इतना ज्यादा समय लगा था पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में। तो जब 2000 में क्या हुआ था, 5 मिनट का ज्यादा समय लगा था, तो इससे 365 दिन 6 घंटे 13 मिनट, ठीक है, इतना हो गया था। अब ये बहुत ज्यादा दिया। ऐसे वर्षों को परिवर्ष कहा जाता है। परिवर्ष का मतलब होता है एनोमोलिस्टिक। एनोमोलिस्टिक का मतलब एनोमोली आ गई है, यानी थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, कभी कभी थोड़ा सा ज्यादा समय ले लेती है पृथ्वी, इसी वजह से। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर औसतन 29.78 किलोमीटर पर सेकंड, या कहें 30 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में सूर्य के चारों ओर इतना तेज से पृथ्वी नाचती है कि एक सेकंड में 30 किलोमीटर की स्पीड चलती है लगभग, इसके वेग से परिक्रमा करती है।
विभिन्न ग्रहों के चक्कर लगाने की गतियां इस प्रकार से होती हैं। तो अलग अलग ग्रह की सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की गतियां अलग अलग होती हैं। जैसे बुध सबसे तेज चलता है, बुध सबसे तेज नाचता है, ये 47 किलोमीटर पर सेकंड चलता है। शुक्र 35 किलोमीटर पर सेकंड चलता है। पृथ्वी 29.78 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में इतना। मंगल 24.1 किलोमीटर पर सेकंड। बृहस्पति की बात करें 13 किलोमीटर पर सेकंड। शनि की बात करें 9 किलोमीटर पर सेकंड। अरुण की बात करें तो 6.8 किलोमीटर पर सेकंड। और वरुण की बात करें 5.4 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से सूर्य की परिक्रमा करता है। तो सबसे तेज कौन करता है? तो बुध जो होता है सूर्य की सबसे तेज परिक्रमा कर लेता है और कम समय में कर लेता है। वरुण सबसे ज्यादा समय में करता है और सबसे ज्यादा समय में करता है और सबसे कम स्पीड चलता है। यही के मध्य की जो औसत दूरी है वो करीब 14,95,97,870 किलोमीटर है, यानी इतना एवरेज रहता है। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जो सूर्य से रोशनी आती है वो कितने समय में आती है? 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। इन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का वेग होता है, जो सूर्य की रोशनी आती है उसमें विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की तरंगे होती है, इनका वेग कितना होता है? तो इनका वेग होता है 186,282, यानी कहें 18,000 1,86,282 मील पर सेकंड होती है। इतनी तेजी से सूर्य की रोशनी आती है। चंद्रमा पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह है जो पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की औसत दूरी पर है। यानी चंद्रमा हमसे कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। पृथ्वी से सर्वाधिक निकटतम जो तारा है वो हमारा सूरज ही है। पृथ्वी से तारों की दूरी इस प्रकार है, यानी ध्रुव तारा पृथ्वी से कितना दूर है? पृथ्वी से सर्वाधिक निकट तारा सूरज है। पृथ्वी से तारों की दूरी इस प्रकार है। ध्रुव तारा कितने दूर है हमसे? हमारी पृथ्वी से 434 प्रकाश वर्ष दूर है। अल्फा सेंचुरी कितना दूर है? अल्फा सेंचुरी जो एक तारा है, ठीक है, वो 4.35 प्रकाश वर्ष दूरी। साइरस जो है, सीरस जिसको कहते हैं, सीरियस, ये 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ठीक है, इसे डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, यानी साइरस या सीरस को क्या कहते हैं? डॉग स्टार भी कहा जाता है। जो आगे वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ेंगे हम, होता है किसके बारे में? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। जैसे चुंबक होता है ना, वैसे पृथ्वी का भी चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं, हम पढ़ के आए हैं कि तारे कैसे बनते थे, और पृथ्वी, तो पृथ्वी के अंतर्गत भी, पृथ्वी के अंदर क्या कहते हैं, जो ठोस धातुएं हैं वो है। जैसे पृथ्वी की जो परत बनी हुई है, अंदर है सियाल, सीमा, निफे, यानी निकिल, लोहा, मैग्नीज, एल्युमिनियम, ये धातुएं अवस्थित हैं। और सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी धातु है? निकिल है और लोहा अवस्थित है। तो ये जो निकिल और लोहा अवस्थित है, ये क्या करते हैं? जैसे पृथ्वी का ये अक्ष हो गई, ठीक है, ये ध्रुव हो गई, इसके चारों ओर घूमता है। लेकिन क्या होता है, ऐसे जैसे लोहा भरा हुआ है बहुत ज्यादा, तो वो भी एक क्या करता है? एक अक्ष की तरह काम करता है। ठीक है, और उसका भी क्या होता है? जैसे चुंबक, आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में एक यंत्र होता था जिसके माध्यम से दिशा का पता किया जाता था। बहुत सारे कछुए होते हैं प्रजाति के, जो बड़ी बड़ी लंबी यात्राएं करते हैं समुद्र में, तो वो इसी जो पक्षी होते हैं अपनी दिशा नहीं भूलते हैं, तो वो इसी जो चुंबकीय क्या कहते हैं, ध्रुव होते हैं ना, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है, चुंबक का। ठीक है, तो जैसे हमारी अक्ष होती है, पृथ्वी की अक्ष होती है, वैसे चुंबक की अक्ष भी होती है। वो कैसे बनी है? क्योंकि पृथ्वी के अंतर्गत बहुत ज्यादा मात्रा में लोहा है, निकिल है, और ये क्या है? पिघली हुई अवस्था में है। तो पिघली हुई अवस्था में है तो ये एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, और चुंबक की तरह व्यवहार करता है, और इससे क्या होता है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो ऐसे फैली हुई है पूरे अंतरिक्ष में, मतलब हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक ऐसे फैले हुई है पूरे ऊंचाई में। तो इसीलिए ये हमारी रक्षा भी करती हैं। जैसे सूरज से कोई गर्मी आती है बहुत ज्यादा, तब ये वो रोक देती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें कर देती हैं। अगर देखा जाए तो चित्र कहाँ है? चित्र के माध्यम से हम अगर समझने की इसको कोशिश करें तो देखो, ये हो गया। तो यहाँ पे चुंबक, अगर मान लिया जाए चुंबक की जो उत्तरी ध्रुव हो गया, इधर दक्षिणी ध्रुव हो गया, ठीक है, यहाँ उत्तरी ध्रुव, यहाँ दक्षिणी। अब इससे बहुत सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती हैं, ये अंतरिक्ष में तक फैली हुई है।
और इन्हीं तरंगों का प्रयोग करके जो देखे होंगे, जो पुराने जमाने में जो एक यंत्र होता था, दिशा मापने वाला यंत्र होता है, जो पक्षी होते हैं पहुंचते हैं, तो ये सारा इसी वजह से होता है। और तो और इसके फायदे क्या होते हैं कि जब सूरज से रोशनी निकलती है, जो बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है, गर्मी निकलती है, तो उससे हमारे वायुमंडल को बचाने का काम करती है। क्योंकि देखिए यहाँ से आके ऐसे करके यहाँ पे ध्रुव पे ही दिखाई देती हैं। जो आपने देखा होगा ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरा बोरियालिस, वो यहीं पे ध्रुवों पे ही दिखाई देती हैं। क्योंकि ध्रुवों पे क्या होता है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, जो हमारे पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वहां पे कम होता है, इसी वजह से वहां पे दिखाई देती है। अब ये क्या होता है, चूंकि पृथ्वी घूम रही है लगातार, और जो अंदर की धातुएं हैं वो क्या है, वो पिघली हुई है, तो वो भी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। इसलिए क्या होता है कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं, वो भी चेंज होता रहता है। और इसके साथ साथ क्या हो जाता है, ये चुंबकीय ध्रुव कभी ये यन वाला यस यानी लाखों सालों में ऐसा भी हो सकता है कि एक तो ये खिसकता रहता है, मान लो ऐसे है, कल को ऐसे हो सकता है ये, फिर कल को ऐसे हो सकता है, तो ऐसे करके होता रहता है, ठीक है। और इसके साथ साथ कभी ये यन वाला यस हो जाएगा, कभी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में बदल जाएगा, कभी दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव में बदल जाएगा, लेकिन ये लाखों सालों में ऐसा होता है, ठीक है। तो इस चुंबकीय ध्रुव की बात यहाँ पे हो रही थी। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं, जो किताब में दिया हुआ इसको समझ में आ जाएगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो अक्ष है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है। उत्तरी गोलार्ध में अगर बात करें तो पृथ्वी का जो चुंबकीय ध्रुव है वो उत्तरी कनाडा से साइबेरिया की ओर गतिशील रहते हुए, यानी इसके बीच में चलता रहता है। आर्कटिक महासागर में 86.50 उत्तरी उत्तरी अक्षांश से लेकर के 164.04 पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। पृथ्वी की जो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी जो पृथ्वी का दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव है, यानी चुंबकीय ध्रुव उत्तरी होगा, चुंबकीय ध्रुव दक्षिणी होगा, तो दक्षिणी जो पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव है वो 64.07 दक्षिणी अक्षांश से लेकर स्टार्ट होता है, और ये किस देशांतर में है, 165.88 पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये 2020 की स्थिति है, ये चेंज भी होती रहती है। पृथ्वी के अगला पॉइंट की बात करें, पृथ्वी के चारों ओर, इसके बारे में और अच्छे से क्वेश्चन जब आएंगे तो और अच्छे से देखेंगे। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई कोई वस्तु उपग्रह के समान ही उसी दिशा में पृथ्वी का चक्कर काटने लगती है। यानी अंतरिक्ष में कोई सैटेलाइट हमारा जाता है, अब वहां से कोई वस्तु आप बाहर गेंद वेंद फेंक दो तो वो उसी वेग से, जैसे अंतरिक्ष नाच रहा है वैसे वो भी नाचता रहेगा, यानी उसी दिशा में पृथ्वी का चक्कर काटने लगेगी। अधिकांश कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं, क्योंकि इससे उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। लेकिन हमेशा सभी उपग्रह पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित नहीं किए जाते। जो कुछ होते हैं ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले होते हैं, ध्रुवों का अवलोकन करने वाले उपग्रह होते हैं, उनको उत्तर या दक्षिण की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। यानी यहाँ का मतलब यहाँ पर कहे इस बारे में रहा है कि जो सैटेलाइट्स होते हैं जो हम भेजते हैं, जैसे इसरो भेजता है, नासा भेजता है, रूस भेजता है, बहुत सारे भेजते हैं, तो चूंकि हम जानते हैं जैसे ये पृथ्वी हो गई, अब पृथ्वी ऐसे नाच रही है, ठीक है, पश्चिम से पूरब की तरफ नाच रही। अब मान लो अगर आप पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी, यानी पृथ्वी इस तरह नाच रही और आप उपग्रह इस तरफ भेज दोगे तो विपरीत हो जाएगा ना भाई। तो इसलिए क्या होता है, ज्यादातर जो उपग्रह होते हैं वो पूर्व दिशा की ओर ही भेजे जाते हैं, क्योंकि एक तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर ही नाच रही होती है। तो इससे क्या होता है, उपग्रह को एक अलग से एक अधिक निकास वेग मिल जाता है और वो आसानी से पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चला जाता है। दूसरी चीज, ज्यादातर जो उपग्रह होते हैं वो पूरब दिशा की ओर ऐसे ही प्रक्षेपित किए जाते हैं, लेकिन कुछ उपग्रह ऐसे होते हैं जो ध्रुवों का अवलोकन करते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, इसलिए उनको कभी कभी उत्तरी ध्रुव की तरफ और दक्षिणी ध्रुव की तरफ, इस तरफ यानी उत्तरी क्षेत्र में और दक्षिणी क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है, वही यहाँ पे कहा गया है। अगला अगर हम पॉइंट की बात करें तो पृथ्वी का जो आंतरिक कोर है वो ठोस अवस्था में है, जबकि बाह्य कोर गलित अवस्था में। तो ये सब देखेंगे कि जैसे ये पृथ्वी अगर मान लिया जाए ऐसे करके, ठीक है, तो ये जो अगर बात करें तो ये ऊपर वाला हो गया, बीच वाला हो गया, तो ये ऊपर वाला किससे बना है, सियाल से बना है। सियाल मतलब सिलिकॉन एल्युमिनियम, सियाल सीमा हो गया यानी सिलिकॉन मैग्नीशियम हो गया। फिर अगर बात करें मैग्नीज हो गया, फिर निफे, सियाल सीमा निफे से बना है। निफे का मतलब होता है निकिल और फेरस, यानी लोहा अंदर के भाग में। तो ये कोर हो गया, ये बीच वाला मेंटल हो गया, ये ऊपर वाला भूपृष्ठ हो गया, यह क्रस्ट इसको कहते हैं, मेंटल कहते हैं, कोर कहते हैं। तो जो कोर वाला है, जो अंदर वाला कोर को दो भागों में बांट दो, तो अंदर वाला कोर ठोस अवस्था में है और बाहर वाला कोर जो है पिघली अवस्था में, वही यहाँ पे कहा जा रहा है। हम आगे इसके बारे में अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है। तो कह रहा है जबकि बाह्य कोर गलित अवस्था में। कोर में मुख्यतः लोहा और निकिल की अधिकता है और इसकी मोटाई 3500 किलोमीटर है। भूपर्पटी पर जो ऊपर वाली सबसे ज्यादा ऊपर वाली परत होती है, भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों के विवरण को देखें तो ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन हो गया 46%, यानी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भूपर्पटी पर पाया जाता है। उसके बाद सिलिकॉन 27%, एल्यूमिनियम 8%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09% पाया जाता है। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है, यानी पृथ्वी के महत्व को समझने के लिए, इसको बचाने के लिए, इसको नुकसान न करने के लिए एक दिवस मनाया जाता है पर्यावरण संरक्षण वगैरह करने के लिए। तो पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि प्रथम बार पृथ्वी दिवस का आयोजन 1970 में किया गया था। तो पृथ्वी पर कौन कौन से, जैसे अगर मान लो ये पृथ्वी हो गई, तो पृथ्वी की जो जैसे ये केंद्र हो गया, तो यहाँ पे जो हम देख रहे थे अंदर कोर हो गया, मेंटल हो गया, क्रस्ट हो गया, तो जो ऊपर वाली परत होती है, ये सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है पृथ्वी की, इसको भूपर्पटी या अंग्रेजी में क्रस्ट कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे तत्व सबसे ज्यादा उसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, किसमें? क्रस्ट में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसके पूरे नोट्स अच्छे से देख लिया। अब हम इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके देखते हैं। का पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ये कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो सबसे पहले अरस्तु ने ये बात कही थी कि पृथ्वी गोलाकार है। ठीक है, उसके बाद किसने किसने कही थी यही बात? उसके बाद फिर टॉलेमी, अरस्तु के बाद टॉलेमी ने, स्ट्रैबो ने, कॉपरनिकस ने, ये सभी उसके बाद कहे थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक जीवधारू के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ग्रीन प्लेनेट कहते हैं जीवधारी के रूप में। ठीक है, बाकी पृथ्वी नीला दिखाई देता है, पानी है, इसलिए उसको ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। ठीक है, ब्लू प्लेनेट कहते हैं। ग्रीन प्लेनेट क्यों कहा जाता है? ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी को देखा जाता है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली पारिस्थितिकी के कारण ही पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है। पृथ्वी का व्यास कितना है? तो पृथ्वी का जो व्यास है वो 12,800 किलोमीटर एवरेज में अगर देखा जाए, ठीक है, तो कितना है? 12,756 किलोमीटर है। अगर आगे की बात कहें अगले पॉइंट की, तो कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, क्या रहा है? पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घट जाता है। यानी एक अगला कारण की देखते हैं, पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। तो ये बात सही है कि पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है, लेकिन पहला गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि कह रहा है एक पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का घटन, जो वजन होता है वो घटता है। तो बढ़ते हुए अक्षांश में कह रहा है वजन घटता है, तो जैसे ही जैसे अक्षांश बढ़ता है तो वजन बढ़ता है। जैसे जो 0 डिग्री अक्षांश होता है वहां पे वजन क्या होता है? सबसे कम होता है, लेकिन ध्रुवों की तरफ जाने पर जो होता है वजन होता है वो क्या होता है? कह रहा है बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है, तो घटता नहीं है। ध्रुवों की जाने पर जैसे ही अक्षांश बढ़ते हैं तो वजन भी बढ़ता है, इसलिए गलत हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। इसी बल के प्रभाव से फलस्वरूप विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार सबसे कम और उच्च अक्षांशों में यानी ध्रुवों की तरफ जाने पर बढ़ता जाता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। पृथ्वी की आकृति लद्धज गोलाभ की आकृति यानी पूरी तरीके से गोल नहीं है, इसके सर्वाधिक निकट है, यानी ओवलेट स्फेरॉइड के आकार की है पृथ्वी। पृथ्वी के अपने ही विशेष आकृति के कारण ही इसे पृथ्वाकार या जियोइड भी कहा जाता है। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। पांचवा नंबर, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर कैसे? अभ्यंतर मतलब होता है अंदर का भाग। तो चंद्रमा का अभ्यंतर कैसा है, पृथ्वी का अभ्यंतर कैसा है? तो पृथ्वी के अगर व्याख्या देखें तो पृथ्वी के तरल अभ्यंतर, पृथ्वी का जो आउटर कोर है वो कैसा है? तरल अवस्था में। लेकिन चंद्रमा का आउटर कोर कैसा है? वो ठोस अवस्था में है। यानी जैसे ये पृथ्वी मान लिया गया तो पृथ्वी का ये केंद्र हो गया, तो यहां तक जो अंदर वाला भाग होता है, तो पृथ्वी का जो जैसे ये क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया, तो ये जो ऊपर वाला कोर है ये क्या है? तरल अवस्था में है पृथ्वी का, लेकिन चंद्रमा का क्या है? ये ठोस अवस्था में है। ठीक है, वही यहाँ पे कही जा रही बात। छठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भूपर्पटी में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा होता है? यानी बहुतायत में पाया जाता है। तो भूपर्पटी या कहें वो जो क्रस्ट होता है ना, जो ऊपर वाला देख रहे थे, ये जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा रासायनिक तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, 46% पाया जाता है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला गया प्रकाश कितना समय लेता है? सूर्य से जो प्रकाश चलता है वो 8 मिनट का समय लेता है, लेकिन सबसे सटीक होता है 8 मिनट 16 सेकंड का, लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है, यानी कुल मिला के
99 सेकंड होता है, लेकिन 19 सेकंड वाला ऑप्शन नहीं है तो 8 मिनट ही लगा लेंगे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो ये बीपीएससी में पूछा गया है। उस समय उसमें 5 ऑप्शन होते थे, तो ये ई वाला सही हो जाएगा, क्योंकि 8 मिनट 19 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में ये होना चाहिए था। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सबसे समीप तो हमारा सूर्य है, सूर्य ही एक तारा है। अगर बात करें 10वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? तो सबसे निकटतम है मंगल। चालू होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो मंगल जो है इधर साइड स्थित है, वो सबसे पृथ्वी के नजदीक स्थित है। शुक्र की बात करें, पृथ्वी से औसतन दूरी की अगर बात करें तो शुक्र जो है कितना है? 41 मिलियन किलोमीटर है। चूंकि अगर देखो शुक्र आ जाता, बुध शुक्र दे रहा था, तो शुक्र ही आता। चूंकि शुक्र देखिए कहीं ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, कहीं भी शुक्र नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हमने मंगल लगा दिया, क्योंकि शुक्र सबसे ज्यादा नजदीक है। वो कितना नजदीक है? 41 मिलियन किलोमीटर है। मंगल कितना? 78 मिलियन किलोमीटर है। और बुध तो और ज्यादा है। अगर बात करें पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, तो इनमें से ऑप्शन शुक्र चुनेंगे। शुक्र नहीं होता तब फिर हम मंगल चुन लेते। 12वां नंबर, पृथ्वी को सूर्य के परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? ये हो गई सन हो गया, और पृथ्वी जो चक्कर लगाती कितना समय लगाती? 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटे ऐसे कुछ सेकंड में लगाती है। ठीक है, जो पृथ्वी सूर्य के चारों कितने दिन में एक चक्कर लगा लेती है? 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकंड में लगा लेती है। इसको सौर वर्ष कहा जाता है। 13वां नंबर क्वेश्चन की बात करें, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? यानी कितना वेग होता है जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? तो वो वेग होता है 30 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से, या कहें 29.8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है या चक्कर लगाती है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई यानी अपने अक्ष के आसपास घूमती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो इसको देखते हैं। इसमें देखिए परिभ्रमण और परिक्रमण में कंफ्यूज किया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है इसमें परिक्रमण पूछना चाहिए, लेकिन कह रहा है परिभ्रमण। ठीक है, तो यही गलत हो जाता है। चलिए इसमें देख लेते हैं। पृथ्वी कह रहा है प्रति मिनट पृथ्वी लगभग 1670, यानी अगर देखा जाए 1 घंटे में 1670 किलोमीटर चलती है, यानी 1 मिनट में 27.8 किलोमीटर चलती है। और यहाँ पे परिभ्रमण के स्थान पर होना चाहिए था, परिक्रमण होना चाहिए था, तब सही हो जाता। 15 नंबर, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी होती है? यानी भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? ये है 40,000 किलोमीटर। यानी अगर ये मान लिया जाए तो ये विषुवत रेखा आ जाती है, यही चारों तरफ अगर नाप लिया जाए इसको तो 40,000 किलोमीटर होती है। और जो 60 डिग्री अक्षांश पर जो रेखा होती है वो लगभग इसकी आधी होती है। ठीक है, और ये 45 डिग्री वाली थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो आधी विषुवत रेखा की आधी कौन सी होगी? ये चारों ओर जो होगी 60 डिग्री वाली। ठीक है, अगला अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो चलिए देख लेते हैं। 16 नंबर, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी या ध्रुवीय धुरी सदा झुकी हुई होती है। कितने अंश झुकी रहती है? दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 अंश 5 मिनट पर झुकी रहती है। पृथ्वी की जो परिभ्रमण धुरी या ध्रुवीय परिभ्रमण धुरी या कहें ध्रुवीय धुरी सदा दीर्घवृत्तीय धुरी से 23 अंश 23.5 अंश या 23 अंश 30 मिनट या 23.5 अंश पर झुकी रहती है। इस झुके हुए अक्ष के सहारे ही पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो चलिए विचार करते हैं। इसका केवल तीसरा सही है। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है? पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। तो चुंबकीय जो विषुवत रेखा है वो कहां से गुजरती है? थुम्बा से गुजरती है। आपने देखा होगा जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव हो गया। ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। अब ये अच्छा होती है, इसी के चारों ओर ऐसे चक्कर। इसी तरह होता है, क्या होता है? चुंबक भी होता है। माना जाता है कि पृथ्वी के अंतर्गत चुंबक पाया जाता है, और चुंबक भी इसमें भी उत्तरी होता है, इसमें भी दक्षिणी होता है, इसमें भी उत्तरी, और बदलता रहता है ये। तो इसकी भी तो कहीं से कहीं विषुवत रेखा होगी। ठीक है, जैसे हमारी पृथ्वी की विषुवत रेखा हो गई, वैसे ही चुंबक वाली भी विषुवत रेखा हो गई। तो कह रहा है पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत के कहां से? थुम्बा से होकर जाती है। अगला बात करें तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष जो है पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष पर 23.5 अंश आनत है। तो ये बात भी सही नहीं। चलिए यहाँ पे इसको व्याख्या पढ़ते हैं, तब इससे अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष अलग होता है, 23.5 डिग्री पर नहीं होता है। पृथ्वी का जो चुंबकीय अक्ष होता है वो अलग होता है। अतः कथन एक असत्य हो गया। प्रश्न काल में क्या था? उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप पर
उत्तरी ध्रुव से 1300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था, ना कि प्रायद्वीप पर स्थित था। तो प्रश्नकाल यानी जो चुंबकीय जो ध्रुव होते हैं, उनके जो उत्तरी ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव होते हैं, इनकी जो स्थिति होती है बदलती रहती है। यहाँ तक कि लाखों साल जब बीत जाते हैं तो क्या होता है, इनके अक्ष भी बदल जाते हैं। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के रूप में बदल जाता है और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव के रूप में बदल जाता है। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन सही नहीं है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है 1960 के दशक में जो उत्तरी ध्रुव 78 डिग्री पूर्वी देशांतर में था, लगभग इसके बीच में था, 75 डिग्री उत्तर में था। वर्ष 2020 में जब नापा गया तो ये अलग अलग समय में अलग अलग परिक्रमण करके देखा जा रहा है। तो इसका कोई सटीक उत्तर नहीं है, ठीक है। ये आईएएस वगैरह में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो करंट से भी रिलेटेड होते हैं थोड़े से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए सही उत्तर का चयन करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका है 1 और 3, तो 1 और 3, ठीक है। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है, यानी जो पृथ्वी के अक्ष होती है एक ही अक्ष अंश पर झुके झुके पूरे सूर्य का चक्कर लगा लेती है। यानी जो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री 5 अंश 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उसी प्रकार झुके झुके पूरी तरीके से सूर्य का चक्कर लगा लेती है। इसे कहते हैं पृथ्वी की समांतर, पृथ्वी के अक्ष की समांतरता, ठीक है। व्याख्या देखते हैं। उत्तरी ध्रुव पृथ्वी का सबसे उत्तरी बिंदु होता है, अर्थात पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को ही उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये हम ऊपर समझ चुके हैं, नोट्स वगैरह में दिया हुआ है, तो इसको कोई समझने से मतलब नहीं है। ये यहाँ पे इसको आसान भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि जो विषुवत रेखा होती है 0 डिग्री पे होती है, फिर एक 45 डिग्री पे रेखा होती है, ये पूरे पृथ्वी के चारों ओर होती है। यहाँ 23 डिग्री पर भी होती है, ठीक है, 23.5 डिग्री पर होती है, जिसको कर्क रेखा कहते हैं। फिर 60 डिग्री पर भी होती है। तो जब इसकी लंबाई नापा जाता है विषुवत रेखा वाली की, तो इसकी जितनी होती है 60 डिग्री वाले से दुगनी होती है। यानी अगर x होगी तो ये विषुवत रेखा 2x होगी। लेकिन ये क्या होती है, ये आधे से थोड़ा सा ज्यादा होती है, ये आधी नहीं होती। 45 डिग्री वाली आधे से थोड़ा सा ज्यादा होती है, वही यहाँ पर कहा गया है। और ये जो अक्ष होती है, जैसे ये अगर बात करें तो हमेशा 23.5 अंश में ऐसे अपने झुकी रहती है, ये बात कहा जा रहा है, ठीक है। 23.5 अंश में अपने मतलब की जो कक्षा होती है उसे 23.5 अंश झुकी रहती है, वही बात यहाँ पे कही जा रही है। अगला बात करें 19 नंबर, दिन रात जिस कारण होते हैं, क्या होते हैं, भू परिभ्रमण के कारण। परिभ्रमण का मतलब होता है जो पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर नाच रही है, उसी की वजह से दिन और रात होते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, कहां पर, विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर। जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ेंगी तो उस समय उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगह दिन और रात की अवधि बराबर होगी। तो यह स्थिति कब आती है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत पड़ता है, 21 मार्च और 23 सितंबर, और इनकी निकटतम तिथि को ही ऐसा होता है कि जो सूर्य होता है वर्ष में 2 बार, यानी 21 मार्च 23 सितंबर को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। वर्ष की इन 2 तिथियों को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधियां बराबर लगभग 12-12 घंटे की होती हैं। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की विशिष्टता से है। तो किस गति से होता है, तो मौसम जो परिवर्तन होता है वो किससे होता है, सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगा रही, साथ ही साथ अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है, इसकी वजह से होता है, ठीक है। अगला जो 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, मौसम बदलने का कारण क्या होता है। तो मौसम बदलने का कारण होता है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुके होना। 23 नंबर, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु, यानी पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। उदाहरण के लिए दिल्ली पर, इसमें दिन में क्या होता है, उदाहरण के लिए दोपहर 12 बजे वहां का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक रहता है। तो क्यों गर्मी में ज्यादा रहता है, सर्दी में कम रहता है, उसके पीछे कारण क्या होता है, उसके पीछे कारण होता है पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी हुई होती हैं। यानी उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा झुकी हुई होती है, ज्यादा फोकस होती है, दक्षिणी गोलार्ध में कम झुकी हुई होती है, वही यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। इसी सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण ही सूर्य के चमकने वाले गोलार्धों के विपरीत जो विपरीत गोलार्ध होते हैं उनमें ध्रुवीय क्षेत्र 6 माह तक अंधेरे में रहते हैं और 6 माह तक उजेले में रहते हैं। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित दिल्ली शहर में शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक रहता है। तो वही जो बात पहले बताई जा चुकी है वही बार बार इसमें कहा जाता है।
अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए, यानी कम कर दी जाए, तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। यानी जो कक्षा है, जैसे सूर्य के चारों ओर ये सन हो गया, अब यह इतनी बड़ी कक्षा थी, हमने इतनी छोटी कर दिया, तो क्या होगा? जो वर्ष की अवधि होगी, यानी चक्कर लगाने में छोटी परिधि होगी, तो जो छोटी कक्षा होगी तो कम समय में लगा देगी, यानी वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। सीधी सी बात है। वही बात यहाँ पे बार बार कही जा रही, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्व दिशा में छोड़े जाते हैं, तो हमेशा पूर्व दिशा में नहीं छोड़े जाते हैं। कभी कभी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों का अवलोकन करने वाले या उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों का अवलोकन करने वाले उपग्रह उत्तरी और दक्षिणी दिशा में फेंके जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो उपग्रह होते हैं वो पूर्व दिशा में ही फेंके जाते हैं, ठीक है, प्रक्षेपित किए जाते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी सही बात है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तो बी पार्ट सही हो जाएगा, कारण सही हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर क्या कह रहा है? पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई कोई गेंद, यानी पृथ्वी के चारों ओर कोई हमने सैटेलाइट भेजा है, फेंका है, वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है चारों ओर, जैसे चंद्रमा लगाता है। अब मान लो वहां से आपने गेंद फेंक दिया, कुछ भी फेंक दो, तो वो भी जैसे एक उपग्रह होगा, वो भी उसी तरीके से चक्कर लगाने लगेगा, एक सैटेलाइट की तरीके से। तो क्या होगा? पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान, जैसे उपग्रह हमारा सैटेलाइट नाच रहा है, वैसे ही उसी आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में वो वस्तु भी घूमती रहेगी, ठीक है। अगला जो हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो पृथ्वी की आंतरिक परत होती है निफे, इसके निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो हमने देखा, जैसे ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी में अगर ये ऐसे काटा जाए तो ऊपर ऐसे करके 3 परतों में, तो ऊपर वाली परतों में सियाल कहते हैं, नीचे वाले को सीमा कहते हैं, और ठीक है, और सबसे अंदर वाले को निफे कहते हैं। तो निफे का मतलब होता है निकिल और लोहा, ठीक है। तो किसकी अधिकता होती है? पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों से जुड़ा होता है? तो निफे में क्या होता है? निकिल और एल्युमिनियम होता है। चलिए देखते हैं कहां पे दिया हुआ है, डी, निकिल और लोहा यानी फेरम होते हैं। निफे, निकिल और फेरम अर्थात लोहा का संक्षिप्ताक्षर है। अगला जो अगर बात करें पृथ्वी की संरचना में, प्रवाल यानी जो बीच वाली जो परत है पृथ्वी के अंदर, प्रवाल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना होता है? तो क्रोड में सबसे ज्यादा क्या होता है? लोहा होता है, यानी निफे से बना होता है। पृथ्वी की आंतरिक जो कोर है ठोस अवस्था में होता है, जबकि बाहरी कोर गलित अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में है। क्रोड में लोहा और निकिल अर्थात निफे की अधिकता होती है। क्रोड की मोटाई लगभग 3500 किलोमीटर होती है। 29 नंबर, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। ये किस लिए मनाया जाता है? पर्यावरण संरक्षण के लिए, समर्थन प्रदर्शित करने के लिए इसको आयोजित किया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वही 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी का अक्ष जिस कोण पर झुका हुआ है, किस कोण पर झुका हुआ है? तो पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है 23.5 अंश पर झुका हुआ है, ठीक है। अगर बात करें तो यह पृथ्वी का अक्ष अपने कक्ष तल से कितना झुका हुआ है? तो 66 अंश झुका हुआ है। तो ऐसे समझ लेते हैं जैसे ये सूरज हो गया, सूरज के चारों ओर ये पृथ्वी नाच रही है, ठीक है। तो ये कक्षा हो गई, ये कक्षा का भी तो तल होता है, मान लो ये इसका भी तो होगा, बराबर बराबर होगी। तो पृथ्वी जो है ऐसे करके मान लो, तो ये इतना झुकी हुई है, ये अच्छा ऐसे नाच रही है, तो इसके चारों ओर कितना झुकी हुई है? इसके चारों ओर झुकी हुई है 23.5 अंश, ठीक है, इतना तो झुकी हुई है। लेकिन ये जो ये रेखा खींची गई, इसी के चारों ओर तो ऐसे घूम रही है, तो इस रेखा से कितना झुकी हुई है? इस रेखा से कितना झुकी हुई है? 66.5 अंश झुकी हुई है, वही यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। अगला अगर हम पॉइंट की बात करें, प्रश्न की बात करें, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। चलिए सही वाला पढ़ते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100 सालों में उत्क्रमित हो जाता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उत्क्रमित हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। कुछ 100,000 साल यानी कुछ लाख साल में क्या होता है? पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव बन जाता है और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव बन जाता है। इसके साथ साथ पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव ये थोड़े थोड़े खिसकते रहते हैं। क्यों खिसकते रहते हैं? इसके पीछे रीजन ये होता है कि पृथ्वी के अंदर जो धातुएं हैं, जैसे लोहा है, निकिल है, ये गलित अवस्था में होती हैं, और ये पृथ्वी जब घूमती है, जब परिक्रमा करती है, तो वो भी घूम जाते हैं इसी की वजह से, और उन्हीं की वजह से ये चुंबक की तरह बिहेव करती है, इसीलिए वो भी उत्क्रमित, तो ये भी उत्क्रमित हो जाते हैं। जब कह रहा है जीवित जीव पैदा हुए, उन्होंने पृथ्वी की आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया, ये भी बात सही है। पहले जो जीव आए थे वो शैवाल वगैरह आए थे, कुछ ऐसी चीजें आई थी कि उन्होंने जो
पहले की जो गैसें थी उनको खा करके ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी, जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी तो दूसरे जीव आए, तो ऐसे करके उन्होंने पृथ्वी के वायुमंडल को बदल दिया था। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या देख लेते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो हमारी है उसने उसके द्वारा प्रकाशित आंकड़े के अनुसार जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है ये उत्क्रमित हो सकता है। क्यों उत्क्रमित हो सकता है? क्योंकि इसके अंदर कुछ पिघले हुए क्रोड यानी जो धातुएं हैं, यानी क्रोड में जो धातुएं हैं, कुछ पिघले हुए जो क्रोड हैं यानी उसमें धातुएं हैं, उसकी गति बदल जाती, स्थिति बदल जाती, इसलिए ऐसा होता है कि चुंबकीय क्षेत्र भी उत्क्रमित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों का भी उत्क्रमण हो जाता है। अगले पॉइंट की बात करें, पृथ्वी लगभग 4.6 अरब वर्ष पर पुरानी है, यानी पृथ्वी की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष है। पहले क्या था? पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन का अभाव था, लेकिन 4 अरब वर्ष पहले यानी 4.6 अरब वर्ष पहले तो पुरानी है, 4 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ? वायुमंडल में उपस्थित जो जल वाष्प थी वो संघनित हो गई, इससे जलमंडल बना। 1 अरब वर्ष पहले शैवाल जैसे आरंभिक, आज से 1 अरब साल पहले क्या हुआ कि जो शैवाल थे, जो आरंभिक जीव थे, प्रारंभिक जलीय जंतु थे, ये बने, अस्तित्व में आए। ये शैवाल स्वपोषी होने के कारण इन्होंने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू की, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन प्रवाहित होने लगी। अब ये ऑक्सीजन बढ़ती चली गई, इससे वायुमंडल के ऊपरी परतों में मुक्त ऑक्सीजन उपस्थित होने से ओजोन का निर्माण हुआ और पूरी तरीके से जो पृथ्वी का वायुमंडल था धीरे धीरे बदलने लगा। अगला जो 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। ये किसने सबसे पहले कहा था? ये कहा था आर्यभट्ट ने। चलिए व्याख्या देखते हैं। आर्यभट्ट ने सबसे पहले ये व्याख्या की थी कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना सूर्य के दैनिक उदय और अस्त होने का कारण होता है। उनकी रचनाएं आर्य सिद्धांत या कहें सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की जो है इसमें संकलित है। भास्कर प्रथम भेदाभेद वेदांत दर्शन के प्रस्तावक थे। ठीक है, भास्कर किसके प्रस्तावक थे? भेदाभेद वेदांत दर्शन। ये कुछ होगा, इसको इग्नोर करो, मतलब थोड़ा इसे पढ़ के निकल जाओ, जब ऐसी दूसरी चीजें आ जाए। हमको अभी फोकस करना है ज्योग्राफी के ऊपर। इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर शंकराचार्य के माया सिद्धांत का खंडन किया था। इन्होंने कहा था शंकराचार्य ने कि जगत मिथ्या है, माया है, ऐसे उसका खंडन कर दिया था। किसने? भास्कर ने। ठीक है, वराहमिहिर की उल्लेखनीय पुस्तकों में बृहत संहिता या पंच सिद्धांतिका शामिल है। तो इस तरह से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जटिल पृथ्वी से संबंधित जो चैप्टर था, यानी इस वीडियो में हमने 2 चीजें पढ़ी, शुक्र के बारे में पढ़ा और पृथ्वी के बारे में पढ़ा। शुक्र तो आसान था, लेकिन पृथ्वी थोड़ा सा ज्यादा जटिल था। इसके बारे में कई चीजें समझाने के लिए थे, तो हमने नोट्स देखा, क्वेश्चन आंसर देखे और इस तरह से हमने सारी चीजें खत्म कर दी। तो चलिए अपने अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।